हाँ बेटा, +1 अकाउंट मैंने आपको कैश बुक करवाई थी बेटा। अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया बेटा हमारा सब्सिडी बुक, सहायक बही यानी सब्सिडी बुक। बेटा जो व्यापार छोटे होते हैं उन व्यापारों के अंदर तो हम जनरल एंट्री से काम चला लेते हैं, क्योंकि सारी एंट्री जनरल में कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। परंतु जो व्यापार बड़े होते हैं उसमें हम जनरल एंट्री का काम नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर जनरल एंट्री करेंगे तो हम, क्योंकि 1 साल की एंट्री होती है। 1 साल में कितने दिन होंगे? 365। एक दिन में लाखों लेन देन होंगे तो काफ़ी बड़े हो जाएंगे। कोई हिसाब किताब मांगने आ जाए, कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम अलग अलग बुक बनाएंगे बेटा। कैश के लिए, नगद लेन देन के लिए कैश बुक, परचेज के लिए परचेज बुक, सेल्स के लिए सेल्स बुक, परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न बुक। उसे बताते हैं सहायक बुक, सब्सिडी बुक। तो बेटा आज मैं आपको परचेज बुक बताऊँ, ठीक है? करे भाई, जो परचेज बुक है वो सिर्फ हमारे क्रेडिट परचेज के लिए बनाई जाती है। ओनली क्रेडिट परचेज, उधार क्रय। देखो मैं दोनों में बता रहा हूँ। परचेज बुक जो बनाते हैं उधार माल खरीदने के लिए बनाई जाती है, क्रेडिट परचेज के लिए। जो नगद है वो तो कहाँ गया बेटा, हमारा कैश बुक। कैश बुक बना ना, पिछले पैसा आया डेबिट में गया क्रेडिट में। तो नगद लेन देन के लिए तो हम बनाते हैं बेटा परचेज कैश बुक, पर उधार माल खरीदने के लिए हम बनाते हैं बेटा परचेज बुक। क्रय भाई में केवल हम सिर्फ उधार माल क्रय करें किया हुआ लिखेंगे और नगद क्रय किया हुआ नहीं लिखेंगे, यानी ओनली क्रेडिट परचेज लिखा जाएगा, कैश परचेज नहीं लिखा जाएगा। यदि आपको कैश परचेज दिया है तो उस पॉइंट को हम छोड़ देंगे, क्योंकि कैश परचेज हमारा कहाँ जाता है, कैश बुक में। यहाँ परचेज बुक में सिर्फ हम लिखेंगे क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज यानी उधार माल खरीदा, और इसमें सिर्फ माल का परचेज लिखेंगे और किसी संपत्ति का परचेज नहीं लिखेंगे। जैसे बिजली वाला व्यापारी बिजली खरीद लिया, पंखे खरीद लिया, कूलर खरीदता है, बल्ब खरीदता है, ट्यूब खरीदता है, लिखेंगे। परंतु यदि वो फर्नीचर खरीदता है तो नहीं लिखेंगे। फर्नीचर का व्यापारी मेज कुर्सी खरीदा लिखेंगे, फर्नीचर का व्यापारी मशीन खरीदता नहीं लिखेंगे। मैंने क्या बताया था, यहाँ सिर्फ उधार माल खरीदा हुआ लिखा जाएगा, ना तो नगद का लिखा जाएगा और ना ही अन्य संपत्ति लिखी जाएगी, चाहे नगद हो चाहे उधार हो। सिर्फ माल लिखा जाएगा, वो भी उधार। ठीक है बेटा? नगद करें नहीं लिखा जाएगा, संपत्ति खरीदना नहीं लिखा जाएगा। लेखा करने का आधार क्या है बेटा, जब व्यापारी माल खरीदता है तो उस विक्रेता से माल का बिल मिलता है। कहते हैं बिल दे दो। बिल में तो होता है क्या, जिसमें माल की मात्रा, भाई कितना माल खरीदा, किस रेट से खरीदा, कितना रेट आया, कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया, इसके बारे में हमारे पास पूरा विवरण होता है। तो हम उसका देखेंगे। जो माल खरीदा एक व्यापारी से, उसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। उस रेट को जो खरीदा इकट्ठा लिख देंगे, इतना खरीदा इस रेट में, जो इस तरह ऑर्डर करके डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट लेस कर देंगे बेटा। देखो ट्रेड डिस्काउंट माल के जो रेट वैल्यू है ना, अंकित मूल्य है, जो हमने लिख रखा है भाई इतने रुपये किलो है। जैसे मान लो 1000 वस्तु खरीदी 5 रुपये के हिसाब से, 1000 गुना 5 कितना हो गया, 5000। तो उसमें से जो डिस्काउंट दिया वो बेटा लेस कर देंगे। जैसे कहते हैं 10% डिस्काउंट दिया, 5000 का 10% क्या होगा, 500। तो हम कितना देना है, 4500। छूट घटा का जो शेष बचेगा बेटा वो लिखा जाएगा इसमें, यानी डिस्काउंट लेस करने के बाद जो शेष बचता वो लिखते हैं बेटा। इसका प्रारूप देखो बेटा, फॉर्मेट क्या आएगा। सबसे पहले डेट में क्या लिखा जाएगा बेटा, जिस डेट को हमने माल खरीदा है वह डेट आएगी, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, जो भी है। सबसे पहले आएगा परचेज की डेट ऑफ परचेज, जिस दिन हमने वो माल खरीदा है उसकी डेट आएगी सबसे पहले। डेट रखे, सीरियल नंबर लिख देंगे 1 2 3 जो भी है। फिर पार्टिकुलर्स में आएगा बेटा उस व्यापारी का नाम जिससे हमने खरीदा, जैसे राम से खरीदा, मोहन से खरीदा, सोहन से खरीदा, पहला डेट का कॉलम। फिर जिससे खरीदेगा उसका नाम पार्टिकुलर्स में। फिर इनवॉइस नंबर, मैंने अभी बताया था बिल नंबर,
जो हमें बिल मिलता है ना, उस पर एक सीरियल नंबर होता है। आप देखना कभी बाज़ार में जाओगे, माल खरीदने, आप कहोगे बिल का दो, तो वो बिल देगा तो सीरियल नंबर लिखा हुआ है 1, 10, 2, 5 जो भी है, बिल नंबर लिखेंगे, लिख रखा है नहीं तो नहीं। LF नंबर ये आप कहीं काम नहीं आएगा, वैसे लिख के छोड़ देंगे। डिटेल क्या क्या माल खरीदा, किस रेट में खरीदा, फिर परचेज जितना का माल खरीदा हमने, डिटेल। फिर उसके बाद परचेज यानी टोटल माल कितना खरीदा, 2-3 माल खरीदा जोड़ के। फिर GST, आजकल बेटा GST लगती है, ठीक है ना, तो GST, CGST, SGST, टोटल GST, और फिर टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे लिखोगे बेटा, टोटल अमाउंट लिखोगे परचेज का और GST का टोटल करके। अब करा भाई के खानों का विवरण, सबसे पहला डेटा भी बताता है, उसमें डेट लिखेंगे, विवरण, जिसका माल खरीदा उसका नाम, इनवाइस नंबर, बिल नंबर, LF नंबर, जहाँ ट्रांसफ़र करेगा हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। डिटेल इस खाने में कितना माल खरीदा, क्या छूट लिया, कितनी GST लगी। परचेज, फिर जो इस खाने में शुद्ध जो हमने माल खरीदा है, इनपुट GST, इनपुट इंटरग्रेटेड, तो वह कर प्राप्त के बाहर से करे पर चुकाया गया, इसकी गणना करेंगे बेटा, कुल योग टोटल करेंगे बेटा। तो ये है हमारा, ओके।